दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू घटना चक्र। ये पहली क्लास है आपकी और पहली क्लास में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की अपनी बेसिक समझ अगर आप डेवलप कर लेंगे, उसका विकास कर लेंगे, तो आपकी तैयारी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल ही प्ले करेगा। चाहे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं या देश दुनिया के किसी भी संविधान की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है कि संविधान एक ऐसी संरचना है जो नियमों, कायदों और कानूनों का संग्रह है। ये नियम, कायदे, कानून जिससे उस देश की जनता, उस देश के सामान्य नागरिक नियंत्रित होते हैं, विनियमित होते हैं, यानी रेगुलेट होते हैं। इसको और अगर सरल तरीके से देखा जाए, मान लीजिए कि आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं और किसी कॉलोनी में रहते हुए मान लीजिए आप किसी कॉलोनी ए में रह रहे हैं, कोई कॉलोनी है ए, यहाँ आप रह रहे हैं और इस कॉलोनी में तकरीबन मान लीजिए कि हम मानते हैं 30 फ्लैट्स हैं, 30 फ्लैट्स हैं। अब इन 30 फ्लैट्स को एक कॉलोनी के अंदर बनाया गया है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ कानून होगा। कानून का मतलब नियम होंगे कि आप कितने बजे तक बाहर जा सकते हैं, कितने बजे तक अंदर रह सकते हैं, पानी आने के क्या नियम हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या नियम हैं, सिक्योरिटी के क्या नियम हैं। सिक्योरिटी जो होगी वो आपसे कौन से प्रश्न पूछ सकती है, आपके घर में कौन आता है, कितने बजे आता है, कितने बजे एंट्री होती है और कितने बजे एग्जिट करता है वो, इन सारी चीज़ों का एक खाका होगा। खाका मतलब नियम होंगे और इन्हीं नियमों के हिसाब से आपको चलना होगा। अब इसी चीज़ को, सोसाइटी के नियमों को और बड़ा रूप देते हुए जब आप किसी देश के लिए नियमों की बात करते हैं, तो वो नियम, वो सारे कानून, वो सारी संविधाएं जिसके द्वारा किसी देश में रहने वाली जनता नियंत्रित होती है, उसको उस देश का संविधान कहा जाता है। एक बेसिक सी डिफिनेशन ये है। अगर हम इसको और क्लियरली देखें तो संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। नियमों अथवा कानूनों का संग्रह, देखिए शब्द पर थोड़ा सा जोर दीजिएगा। नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह, यानी संविधान में कोई एक या दो नियम नहीं होंगे, बल्कि यह नियमों का संग्रह होगा। बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून किसी संविधान के अंदर निहित होंगे। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए, जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना संविधान है। किसी भी डेमोक्रेटिक देश का, किसी भी लोकतांत्रिक देश का अपना संविधान होता है। चाहे वो लोकतांत्रिक देश भारत हो, चाहे वो लोकतांत्रिक देश इंडिया हो, यूएसए हो, ब्रिटेन हो या कोई भी देश हो, उसका अपना एक संविधान होता है जिसके द्वारा, जिन नियमों के द्वारा उस देश की जनता संचालित होती है, जिन नियमों कानूनों के द्वारा उस देश की जनता नियंत्रित, विनियमित होती है। तो भारतीय संविधान का जो विकास है, उद्विकास है, उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि तुरंत जो है अस्तित्व में आ जाए, उसकी अपनी यात्रा होती है। आप अगर 25 साल के हो, 22 साल के हो, 21 साल के हो, 18 साल के हो, तो ये जो 18 साल की आपकी यात्रा है, इस 18 साल की यात्रा में आप विभिन्न अनुभवों से गुजरे होंगे, विभिन्न अनुभवों से आप गुजरे होंगे, जो विभिन्न एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे आप गुजरे होंगे। और ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो ये अनुभव होते हैं, आपके जीवन के जो अनुभव होते हैं, वो आपको क्या देते हैं? वो आपको बहुत सारी सीख देते हैं, बहुत सारी सीख देते हैं। और इस सीख में ये भी शामिल होता है कि आपने पास्ट में जो गलतियां की होंगी, जो गलतियां आपने की होंगी, उन गलतियों से आपने सीखा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते हुए आपकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मान लीजिए आपको चोट आ गई, तो आपने इस बात से सीखा होगा कि हम इतनी स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। या कोई तात्कालिक गलती आपने की होगी कि भाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, पीछे नहीं देखा और मोड़ दिया कहीं। तो ये सारी घटनाएं आपको क्या सिखाती हैं? ये आपको एक अनुभव देती हैं और उन अनुभवों को आधार बनाकर आगामी जो भविष्य में होने वाली गलतियां हैं उससे आप बचते हैं। मतलब इसी तरह जब देश के संविधान की हम बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो भारत का जो संविधान है, इसका जो पूरा वर्तमान खाका है,
ये वर्तमान खाका ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में अस्तित्व में आ गया, इसकी भी अपनी एक यात्रा है। क्या है? यात्रा है। तो संविधान की अपनी यात्रा होती है और इस यात्रा में चलकर ही किसी देश का संविधान विकसित होता है, किसी देश का संविधान वर्तमान रूप ले पाता है। तो इस यात्रा को जानना भी जरूरी है। इस यात्रा को जानने के क्रम में आप ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा और मैं इसको तोड़ूं तो आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक वक्त था जब इंसान क्या करता था, इंसान जंगलों में रहता था। इंसान जंगलों में रहता था। जंगलों में रहने के क्रम पर कई बार पेड़ पर इंसान रहता था, पेड़ पर रहता था और खाने के क्रम में क्या करता था कि कंदमूल फल खाता था, कंदमूल फल खाता था। लेकिन धीरे धीरे जब आग का आविष्कार हुआ, आग के आविष्कार के बाद इंसानों ने देखा, समझा कि कच्चा मांस तो खाया जाता था पहले ही, लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ और आग से कच्चा मांस जब आग में भून गया तो उसको ज़्यादा स्वादिष्ट लगा, तो वो पक्का मांस खाना उसने शुरू किया। यानी कंदमूल फल के बाद कच्चा मांस और आग का आविष्कार के बाद पक्का मांस। तो ये क्या है? ये एक यात्रा है। अब इस कच्चे मांस और पक्के मांस की यात्रा में मेरा बताने का क्या मतलब है कि इंसानों ने ये समझ लिया कि भाई जब पक्का मांस खाएंगे तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और स्वादिष्ट के साथ साथ ये सुपाच्य भी होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको पचाने के लिए, जितनी मेहनत कच्चा मांस खाने के बाद बॉडी को पचाने में लगती थी, ये मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि इंसान को एक नया नॉलेज हुआ, नया ज्ञान प्राप्त हुआ और इस ज्ञान को इंसान ने अपने मन मस्तिष्क में, अपनी चेतना में बिठा लिया। और अपनी चेतना में बिठाने का मतलब ये था कि इंसानों को समझ में आ गया कि अगर इस तरह से खाना बनेगा, इस तरह से हम भोजन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। और एक तरह से ये नियम बन गया, एक तरह से ये क्या बन गया, एक तरह से ये नियम बन गया कि भाई पक्का मांस खाना ही ठीक है, क्योंकि पक्का मांस न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर के लिए सुपाच्य भी होता है, शरीर के लिए जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बेहतर तरीके से डाइजेस्ट होता है। शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपकी लिवर को, आपके आंतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इससे इंसान की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी, क्योंकि बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इंसान अपनी यात्रा में जो चीजें सीखता है और वो सीखने के क्रम में अगली पीढ़ी को भी वो देता है। इससे इंसान के नियमों का, इंसान को जीवन जीने का ढंग पता चलता है। और जीवन जीने के ढंग के रूप में जब आप देखेंगे कि जीवन जीने का ढंग, तो वह जीवन जीने का ढंग केवल खाने पीने से ही नहीं होता है कि आप कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जीवन किस तरह जीते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। रात्रि में इंसान अगर अपनी गुफा से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? खतरा ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जंगल में जो जंगली जानवर होंगे वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस नियम को कैसे ज्ञात किया होगा इंसान ने? किसी के साथ ऐसी घटना हुई होगी और उस घटना के बाद इंसान ने सबक लिया होगा कि भाई नहीं, अब हम रात में जंगल में अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर रात में निकलेंगे तो जंगली जानवरों को अटैक करने का ज्यादा मौका होता है। तो ये भी एक नियम है, ये भी एक कायदा है, ये भी एक कानून ही है एक तरह से, कि इंसान को ये समझ में आ गया कि भाई रात्रि में बाहर नहीं निकलना है, रात्रि में बाहर नहीं निकलना है, नो। तो ये धीरे धीरे इंसान क्या कर रहा है? नियम कायदे कानून सीख रहा है और उसको अपने जीवन में बिठाने का प्रयास कर रहा है। एक नियम और कहता है कि अगर आप समूह में रहते हैं तो जंगली जानवरों का खतरा कम हो जाएगा। समूह में रहते हैं, समूह, अकेले रहोगे भाई, आप खुद सोचो, अकेले आप घूम रहे हो, किसी जंगली जानवर ने आप पे अटैक कर दिया तो आपका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन आप समूह में रहोगे तो जंगली जानवर भी इस बात से डरेगा कि इसके साथ बहुत लोग हैं, हमको ही नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक नियम है। अब ये नियम धीरे धीरे कैसे आ रहे हैं? ये नियम कहां से आ रहे हैं? तो ये नियम आ रहे हैं अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से। इसीलिए जब नियम कायदे कानूनों की बात होती है तो कितने लोगों ने इसी नियम कायदे कानून के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, और सेक्रीफाइस करने के क्रम में हमने नियम कायदे कानून अनुभव किए, समझे। तो ये सारे नियम कायदे कानून अगर जीवन पे अप्लाई हो रहे हैं तो इंसान जैसे जैसे आदिमानव, फिर आगे उसकी यात्रा रही, क्रोमैग्नान हुआ और होमोसेपियंस की अपनी यात्रा थी। और इस यात्रा में इंसानों ने बहुत कुछ समझा, बूझा, जाना, नियमों कायदों कानूनों को भी सजोया
और ये समझा कि जीवन जीने के लिए कुछ नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है ताकि जीवन ठीक तरह से जिया जा सके। इसी तरह देश का संविधान तुरंत ऐसे विकसित नहीं हुआ। नियम कायदे कानूनों का संग्रह लगातार लंबे समय से आ रही यात्रा के बाद ये समझ में आया कि संविधान और नियम कायदे कानून इस तरह बन सकते हैं। मेरा कहने का केवल मतलब ये है। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि 1949 में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और उसके पहले कुछ भी नहीं था। भाई इंडिया तो था ही ना, ये देश तो था ही ना। तो ये देश जो इंडिया हमारा देश है, ये कुछ नियमों कायदों से पहले भी संचालित हो रहा होगा। कुछ रूल्स, कुछ नियमों, कुछ कानूनों से इसका संचालन हो ही रहा होगा। और ये नियम कायदे कानून बाद में जब भारत का संविधान निर्मित होने लगा तो उसमें बड़ी सहायता किया इन्होंने। तो हम जब भारतीय संविधान की यात्रा पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का विकास पढ़ते हैं, तो उसमें इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि हम भारतीय संविधान की यात्रा में इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम उन नियमों कायदे कानूनों को भी पढ़ें, उन नियमों कायदों कानूनों की पढ़ें जिसके जरिए हम आज डेवलप करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनको जानना अति आवश्यक हो जाता है। और ये इंसान होने का अपना एक तकाजा भी है कि हम ये समझ पाएँ कि हमारी यात्रा, आज जो हमारी यात्रा है, वो यात्रा आज यहाँ तक कैसे पहुँची है। इसीलिए जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के विकास की बात करते हैं, भारतीय संविधान के विकास की चर्चा करते हैं। तो जब भारतीय संविधान के विकास की चर्चा करते हैं तो आपको याद होगा, आप जानते होंगे कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत अलग अलग रियासतों में बटा देश था। अलग अलग रियासतों के राजा थे, उनकी अपनी टेरिटरी थी, यानी उनके अपने राज्य थे और उन राज्यों के लिए अपने अपने नियम थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जा किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि एक तरह के कानून होंगे और अलग अलग राज्यों के लिए कानून की बजाय कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो एक तरह से हों, जिससे उनको शासन करने में आसानी हो। और इसी के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है कानून आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जब आप देखते होंगे, आपको याद होगा कि प्लासी का युद्ध आपको याद होगा 1757, और बक्सर का जो युद्ध था 1764। पहले तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य केवल और केवल व्यापार करना था, ट्रेड करना था। लेकिन धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा कि नहीं भाई, व्यापार के साथ साथ इस देश पे कब्जा भी किया जा सकता है। तो उसने धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया, यानी राजनीतिक विस्तार करने का प्रयास किया, और इस राजनीतिक विस्तार में वो सफल भी हुए। और सफल होने के क्रम में उन्होंने चीजें आगे बढ़ाई। तो हम ये चीज अब देखने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीजों को आगे बढ़ाया और कैसे हम यहाँ तक की यात्रा में आगे बढ़ पाए हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कई सारे नियम आते हैं, जिस नियम में एक नियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये पहला नियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आता है। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। फिर चार्टर एक्ट 1793 आता है। फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853 आता है। और बाद में 1857 के विद्रोह या क्रांति, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया जाता है और अंग्रेजी सरकार ने डायरेक्टली प्रत्यक्षता भारत पे नियंत्रण करने की बात की। और उसके बाद फिर ब्रिटिश ताज के शासनाधीश जो नियम आते हैं वो आते हैं। उन नियमों में कौन कौन से नियम हैं? 1858 का भारत शासन अधिनियम है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 92 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का, और फिर 1919 का, 1935 का, 1947 का। ये 1935, 1919 और 1909, ये 3 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं भारत के संविधान के दृष्टिकोण से, और इन नियमों को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पूरी यात्रा जो है, ये भारत के संविधान की अपनी पूरी यात्रा है, जिसमें इतने सारे नियमों के बाद भारत का संविधान जाके पूरा होता है। इतने सारे नियमों के बाद भारत का संविधान जाकर कंप्लीट होता है। तो ये नियम आपको जानने चाहिए और समझने चाहिए। अगला चैप्टर है, चूंकि बहुत लॉन्ग ये नहीं है, ये कोर्स जो है आपका रिवीजन बैच है, जिससे आपका जल्दी से जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो हम अगले चैप्टर के रूप में बात करेंगे कि भारत के संविधान के स्रोत। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो स्रोतों की चर्चा करते हैं। ये देखते हैं कि भारत के संविधान में कहाँ कहाँ से चीजें ली गई हैं। हालांकि भारत के संविधान में जो चीजें ली गई हैं वो हूबहू नहीं ली गई थी,
हूबहू नहीं ली गई थी, उसमें चीज़ों को मॉडिफाई करके लिया गया था, और मॉडिफाई करके लेने के क्रम में ये समझा गया था कि हम हूबहू चीज़ों को नहीं ले सकते, भारत के हिसाब से हम उसको ढालेंगे, भारत के हिसाब से चीज़ों को करेंगे, तब उसको अपने भारत के संविधान में शामिल करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन का जो पहली बात तो संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, लिखित नहीं है, लेकिन वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पर कार्यपालिका का चयन विधायिका से होता है। जैसे जब भारत के एग्जीक्यूटिव यानी पीएम प्लस कैबिनेट, अगर आप सेंटर के स्तर पर देखेंगे तो इसका चयन कहाँ से होता है? इसका चयन होता है विधायिका से, इसका चयन होता है विधायिका से, लोकसभा या राज्यसभा से। तो ये, और दो सदन होते हैं, एक सदन होता है निम्न सदन, निम्न सदन जिसको लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा, और दूसरा सदन होता है उच्च सदन, उसको क्या कहा जाता है? राज्यसभा। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, और निम्न सदन जिससे डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर जो सदन आता है उसको निम्न सदन कहा जाता है। तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एक नागरिकता, जैसे कई सारे देशों में, आप अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता होती है, और एक संघ की नागरिकता होती है, और एक संघ की नागरिकता होती है। भारत में ऐसा नहीं, भारत में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनीय प्रणाली, मैंने कहा दो सदन की जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का शासन, विधि का शासन जिसमें ये माना जाता है कि किसी भी देश में रहने वाले कोई व्यक्ति, उनको विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, कानून का शासन होगा, कानून सबसे ऊपर होगा, कानून के नीचे सब कोई होंगे, तो रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, विधि का शासन। इतनी चीजें ली गई हैं ब्रिटेन से, और ये यूपीपीबी में प्रश्न भी पूछा गया है। अमेरिका से हमने क्या लिया? तो भारत में जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप देखते होंगे कि न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, इस पर सरकार या और किसी चीज का नियंत्रण नहीं होता है, तो ये भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू, इसमें क्या होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन में दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो न्यायपालिका अपने ही द्वारा दिए गए किसी निर्णय को रिव्यू कर सकती है, उसको जांच सकती है कि ठीक है कि नहीं, उसको मॉडिफाई कर सकती है, बदल सकती है। दूसरी चीज, अगर विधायिका कोई कानून बनाती है और कोई कानून बन के तैयार हो जाता है और न्यायपालिका को लगता है कि संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है, संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है, किसको लगता है? कि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है, तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? नलिफाई कर सकता है, यानी जीरो कर सकता है, कह देगा भाई कि ये संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है, इस कानून का महत्व जीरो है। आपको याद होगा कि नेशनल जुडिशियल कमीशन जो बनाया गया था, NJAC 2015 में, उसको न्यायपालिका ने इसी तरह ट्रीट किया था। और इसके अलावा अमेरिका से क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे यहाँ, जैसे राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, उसकी जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से अपने सदन को चलाता है, संचालित करता है, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पर महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है, ये भी इम्पीचमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है, अमेरिका से ली गई है। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, ये भी अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। हालांकि वो राज्य का मुखिया होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है केंद्र में, लेकिन राज्यपाल का चयन कौन करता है? ये सेंटर करता है। संघात्मक व्यवस्था, जिसमें फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है जहां संविधान द्वारा राज्य और केंद्र में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, उसको संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के काफी नजदीक है, क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में, जब आपातकालीन स्थिति होती है तो भारत का जो संविधान है वो क्या हो जाता है? वो एकात्मक हो जाता है। एकात्मक का मतलब ये होता है कि जहां पर केंद्र शक्तिशाली होता है, केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्य को केंद्र से शक्ति मिलती है, राज्य को केंद्र से शक्ति प्राप्त होती है, उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। संघात्मक व्यवस्था जिसमें शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। लेकिन जब आपातकालीन की स्थिति आती है, आपातकाल की स्थिति आती है, तो भारत की जो पूरी प्रणाली है उस प्रणाली में क्या होता है? एकात्मक शासन प्रणाली आ जाती है और केंद्र को ज्यादा शक्ति मिल जाती है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना भी कनाडा से है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया, DPSP जिसे कहा जाता है। DPSP क्या होते हैं? DPSP एक तरह से लाइट टॉर्च का काम करते हैं,
ये केंद्र को या सरकारों को बताते हैं कि नागरिकों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। जैसे आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 40 में पंचायती राज की व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन 1993 में इसको लेके आया गया, लेकिन ये बता दिया गया था पहले से कि राज्यों को ये काम करना चाहिए, यानी राज्य को ये आगाह करते हैं कि आप ये फला फला काम करें जिससे देश का कल्याण हो पाए, आम नागरिकों का कल्याण हो पाए। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो भी आयरलैंड से ली गई है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है, उसको जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा यानी प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा, इसको उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रेम्बल भी कहते हैं। प्रस्तावना, प्रेम्बल, इसकी लैंग्वेज की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची की व्यवस्था, 3 तरह की सूचियां हैं आपको पता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून उसी एक विषय पर बना दिए हैं तो केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी माना जाता है। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, आपको पता है कि भारत में जब आपातकाल की स्थिति आती है तो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है। फिर सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ था, अब जो है वो रसिया हो गया है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श को यहां से लिया गया है। प्रस्तावना में आप देखेंगे कि भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, जिसमें राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब सभी को राजनीतिक तौर पर बराबर अधिकार हो, चुनाव लड़ने की आजादी हो, मतदान करने का अधिकार हो। और सामाजिक न्याय मतलब समाज में किस जेंडर, किस लैंग्वेज या किस कम्युनिटी, किस जाति से आप हैं, इससे आपके स्टेटस पर कोई फर्क ना पड़े, आपको अवसर वही बराबर मिले जो अन्य लोगों को मिल रहा है। और आर्थिक आजादी का मतलब, आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि धन का अत्यधिक केंद्रीकरण ना हो, सबको उसकी आवश्यकता के हिसाब से धन प्राप्त हो, ये चीज आर्थिक न्याय में आता है। तो ये भी सोवियत यूनियन से है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है भारत में वो दक्षिण अफ्रीका से है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको जापान से लिया गया। ध्यान रखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हो रही है, रूल ऑफ लॉ की बात नहीं हो रही है। रूल ऑफ लॉ जिसे विधि का शासन कहा जाता है वो ब्रिटेन से है। फ्रांस, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। गणराज्य का मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब जिस देश का संवैधानिक मुखिया लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाए। जैसे ब्रिटेन का जो संवैधानिक मुखिया है वो राजा होता है, जापान का भी संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राजा होता है। तो एक तरह से वो गणतंत्र नहीं है, बड़े लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। भारत में गणतंत्र है, अमेरिका में गणतंत्र है। अब अगला चलेंगे, हम देखेंगे संविधान के प्रमुख भागों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में संविधान के भाग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये जानना आपका जरूरी हो जाता है कि संविधान में कौन से भाग हैं और किस तरह के हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो ये आप जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप संविधान के भागों को भी आप अच्छे से जानें, अच्छे से समझें। तो संविधान के भागों को भी आप जान लीजिए, कौन कौन से भाग हैं संविधान में जो महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान में 22 भाग थे, जो अब बढ़कर गणना की दृष्टि से 25 हो गए हैं। गणना की दृष्टि का मतलब क्या है, जैसे 1, 2, 3 भाग हैं तो 2 में हो गया A, B, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 4 भाग हो गए। तो गणना की दृष्टि से 25 हैं, बाकी 22 ही हैं। तो भारत के संविधान में भागों की बात करेंगे, भाग हैं, इधर विषय है, इधर अनुच्छेद है। तो भाग 1 किसकी चर्चा करता है, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो आर्टिकल 1 से 4 को इस भाग में रखा गया है। भाग 2 क्या है, नागरिकता है। नागरिकता, ये सवाल भी यूपीपी में आया है। 5 से आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक भाग 2 में रखा गया है। भाग 3 क्या है, मूल अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक चीजें हैं। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, जिसको मैंने कहा था टॉर्च बियरर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज 51 का है, ये यूएसएसआर से लिया गया, मैंने आपको बताया। भाग 5 क्या है, संघ। भाग 5 में संघ है, जिसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। अब इसमें कई चैप्टर हैं, जिसमें भाग 5 का पहला चैप्टर कार्यपालिका है,
दूसरा चैप्टर संसद है, तीसरा चैप्टर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, चौथा चैप्टर संघ की न्यायपालिका है और पांचवा चैप्टर है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है। और कैग का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आर्टिकल 148 के तहत किया गया है। कार्य इसका क्या होता है, ये फाइनेंशियली जो है जो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सरकारी संस्थाएं हैं उनकी वित्तीय जांच करता है। ये आगे बढ़ता है। भाग 6 क्या है, भाग 6 में 152 से 237 तक के आर्टिकल को शामिल किया गया है। किसके, 152 से 237 तक। तो भाग 6 में पहला अध्याय है साधारण, दूसरा है कार्यपालिका यानी राज्य की जो कार्यपालिका होती है, अध्याय 3 राज्य विधानमंडल है, अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति है, अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। अब अगर भाग 7 की बात करेंगे तो भाग 7 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या किया गया है, प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य निरसित, इसको हटा दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 9 में पंचायतों की चर्चा की गई है। भाग 9 क में नगर पालिकाओं की चर्चा की गई है। भाग 9 ख में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, भाग 11 में देखते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन की चर्चा की गई है, आर्टिकल 245 से 263। और इसमें अध्याय 1 है विधायी संबंध, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। भाग 12 में आते हैं वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300 का, इसमें संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट अर्लियर, राइट टू प्रॉपर्टी इसको भारत के संविधान में पहले मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त था, बाद में इसको संवैधानिक अधिकार का दर्जा मिल गया। उसके बाद इसमें कई अध्याय हैं, जैसे पहले अध्याय है इसको वित्त है, फाइनेंस है, अध्याय 2 में उधार लेना, अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व की चर्चा की गई है, बाध्यताएं और वाद हैं, अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है। अब भाग 13 की बात करेंगे। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। अध्याय 1 में सेवाएं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग। भाग 14 का में क्या है, अधिकरण की चर्चा की गई है, ट्रिब्यूनल जिसे कहा जाता है। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है, निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 17 में राजभाषा लैंग्वेज की बात की गई है। इसमें अध्याय 1 है संघ की भाषा, अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं, अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अध्याय 4 विशेष निर्देश। भाग 18 क्या है, आपात उपबंध है। भाग 19 प्रकीर्ण है। भाग 20 संविधान का संशोधन कैसे होता है, किस तरह होता है, ये भाग 20 में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा की गई है। अब देखेंगे भारत के संविधान में जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा हम अब करेंगे। देखिए, गणना की दृष्टि से, कैलकुलेशन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान में 468 अनुच्छेद हैं। भारत में जो मूलतः अनुच्छेद है वो 395 हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से देखेंगे तो आप 468 लगभग संख्या है। गणना कैसे होती है मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 1 2 3 4 4 अनुच्छेद हैं, तो 3 में ए बी है, 2 में भी ए बी है, तो एक इसमें बढ़ जाएगा तो कुल मिला के 6 हो जाएगा। तो गणना की दृष्टि से ये बात है। अब देखते हैं कौन सा संविधान है, कौन कौन सा क्या है। अनुच्छेद 1 में किसकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। इंडिया दैट इज भारत, भारत इंडिया जिसका नाम भारत है। अनुच्छेद 2 में क्या किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, भारत में कैसे नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, कैसे उनकी एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, ये भाग अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन को बताया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता कैसे थी, क्या थी, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता की बात की गई है, यानी राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसकी बात की गई है कि कानून की नज़र में सब समान है। समता की बात की गई है कि कानून की नज़र में हर कोई समान है, कानून की नज़र में इक्वल है, हर कोई इक्वल है, चाहे आप सीएम हो, पीएम हो या कोई भी हो। व्यवहार उसका हो सकता है अलग, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यही सच है। आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। आप किसी भी धर्म में के हों, किस निर्जाति समूह के हैं, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, आप लड़का हैं, लड़की हैं, थर्ड जेंडर हैं, या आप कहाँ पैदा होते हैं, इससे आपकी चीज़ें डिसाइड नहीं होती हैं। इसको आधार बनाकर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में इस बात की चर्चा की गई है।
आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार है कि वो समान तरीके से समान अवसर उसको मिले और उस अवसर का फायदा उठाकर वो गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाए। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी जिसे कहा जाता है, अनटचेबिलिटी, जैसे आप अछूतों की बात, जो अछूत की एक चर्चा की जाती है कि अछूत प्रथा जो है उसको खत्म करने की बात की गई है। आप पब्लिक प्लेस पर इस तरह की चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, ये संविधान के विरुद्ध है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, जिसमें कहा गया कि टाइटल किसी का अपना नहीं होगा, जो कि विशेष टाइटल होंगे, जैसे डॉक्टर हो गए या कोई पदक दिया जा रहा है सेना द्वारा तो वो टाइटल अलग है, बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जो राजा रानी की खासकर उपाधियां थी उसको हटा दिया गया संविधान में। आर्टिकल 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, इसकी चर्चा की गई है। इसको राइट टू एक्सप्रेशन कहा जाता है, जिसमें बोलने की आजादी, राइट टू स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू स्पीच, इसकी बात की गई है। तो ये अनुच्छेद 19 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ की बात करता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। और इसी में राइट टू प्राइवेसी भी आती है, निजता का अधिकार। आपको अभी याद होगा, अभी केंद्र सरकार ने किसी एक ऐप को मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने की बात की थी, बाद में बहुत विरोध किया गया और कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। और फिर 21 का में क्या चर्चा की गई है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है, यानी मानव का कोई व्यापार नहीं, खरीद फरोख्त नहीं होगी, कोई किसी को खरीद के बेच नहीं सकता है इंसान को, यह अनुच्छेद 23 में मिलेगा आपको। 24 में क्या मिलेगा, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों में 14 साल से अगर आप कम है तो वहाँ काम नहीं कर सकते हैं, इसका प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की आज़ादी की बात की गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचता है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 22 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। आर्टिकल 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात की गई है। 39 का ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी मुकदमा अगर आपके ऊपर होता है और आप न्यायालय में जाते हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, तो ये दायित्व है राज्य का कि वो आपको विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, लीगल आपको एड देगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 43 खा में सहकारी समितियों का संवर्धन करने का अधिकार है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान की बात की गई है। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है कि कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका उतना इंटरवीन न करे और न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका भी उतना इंटरवीन ना करे। और फिर 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि। 51 का मूल कर्तव्य और 52 में भारत के राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, कैसे राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, किन किन सदनों से होता है, कौन कौन लोग वोटिंग करते हैं और क्या तरीका होता है, ये बताया गया अनुच्छेद 55 में। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता, एलिजिबिलिटी, कितने साल का होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए न्यूनतम आयु है 35 साल। ये सारी चीजें आपको मिलेगी आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा, किस तरह लेगा, इसकी बात की गई है। 61 में महाभियोग चलाने की बात की गई है, इम्पीचमेंट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, इम्पीचमेंट। अगर ये माना जाता है कि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे कानून को कर रहा है, ऐसे काम को कर रहा है जो संविधान विरुद्ध है, तो इसके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है, और ये प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, जैसे राष्ट्रपति का देहांत हो जाए तो उपराष्ट्रपति का भी हो जाए तो CJI उस पद को धारण करते हैं। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण, यानी इसमें क्या होता है, इसमें आप सजा को कम कर सकते हैं, राष्ट्रपति सजा को माफ भी कर सकते हैं, ये आर्टिकल 72 में है। 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद,
ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप समझ लीजिए, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये आर्टिकल 75(1) में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी है, महान्यायवादी है, इसकी चर्चा है। 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में राज्यसभा की संरचना की चर्चा की गई है। 81 में लोकसभा की संरचना, और फिर उसके बाद 83(1) में राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा, कभी उसका विघटन उस तरह नहीं होता। हर 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं, लेकिन वो लगातार चलने वाला सदन है। और उसके बाद अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी अगर आप एमपी होते हो, अगर आप एमपी होते हो, अब ये एमपी राज्यसभा का है, लोकसभा का है, जैसे लोकसभा के एमपी के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए एमपी के लिए 30 साल उम्र निर्धारित की गई है। इसलिए जब हम प्रधानमंत्री के पद की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा से भी निर्वाचित हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की बात है। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, पक्ष और विपक्ष का अगर मत बराबर हो जाता है तो ये कर सकता है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा है। अनुच्छेद 109 वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 109 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। 110 धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बजट शब्द देखिए भारत के संविधान में नहीं मिलता है, भारत के संविधान में एक शब्द मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा है। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं किया जाता, जांच नहीं कर सकती है। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अगर संसद का कुछ सत्र न चल रहा हो और लगे कि राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो कर सकता है। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, यानी अपने ही निर्णय को रिव्यू कर सकता है, अपने ही निर्णय को रिव्यू कर सकता है, अपने ही किसी निर्णय को रिव्यू कर सकता है या जांच सकता है, अगर ठीक नहीं रहता तो मॉडिफाई भी कर सकता है, परिवर्तित भी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और ये आर्टिकल किसमें है? 137 में है। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहा जाता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति, यानी राज्यपाल क्षमा की करने की जो शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल की, वो किसमें है? वो है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164(1) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। जब हम केंद्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो ये 75(1) होता है और राज्य में 164(1). 165 राज्य का महाधिवक्ता, और यही बात हम करते हैं तो आर्टिकल, अगर राज्य के बारे में बात करते हैं, महान्यायवादी के बारे में, केंद्र के बारे में, तो ये आर्टिकल 76 है। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन सृजन। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय पर सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना, ये शामिल है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी की शक्ति। और फिर ये 123 आर्टिकल 10123 में बात केंद्र के स्तर पर की गई है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। 231 2 या से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और 243 का ग्राम सभा। और फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं जहां कह दूं वेरी इंपॉर्टेंट उसको आप जरूर कंसीडर करना। और अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 243 का पंचायतों का स्थानों का आरक्षण। 243 पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, जिसको राज्य वित्त आयोग कहा जाता है। और कई बार प्रश्न आता है कि राज्य वित्त आयोग किस तरह का आयोग है, तो आप कहोगे ये संवैधानिक आयोग है, ये संवैधानिक आयोग है। 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 नगर पालिकाओं का गठन। 243 नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 जिला योजना के लिए समिति।
243 या झा सहकारी समितियों का निगमन। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 अंतर्राज्यीय नियम नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का। ये वाटर डिस्प्यूट, जो रिवर वाटर डिस्प्यूट समझ लीजिए इसे, रिवर वाटर डिस्प्यूट की जब चर्चा हम करते हैं तो ये इस आर्टिकल को आप याद रखना, ये आर्टिकल 162 है। 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। 267 भारत की आकस्मिकता निधि। 280 वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट। 300 का, इसको मैंने बताया था, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आईएएस वगैरह आते हैं, आईएएस और अन्य सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना, इसमें इलेक्शन कमीशन की चर्चा की जाती है। आर्टिकल 324। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, एडल्ट सफरेज कहा जाता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जिसको भारत के संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जिसको 104 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 338 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल एससी कमीशन, याद रखिएगा। 338 का एसटी कमीशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 338 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबीसी कमीशन, ये भी याद रखिएगा। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और सदन की समिति। अनुच्छेद 350 का, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 खा, इसमें क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इमरजेंसी की बात इसमें की जाती है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन इसे कहा जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की बात की गई है। अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है। कुछ और पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार के, जो ऊपर मैंने बताया आपको। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। पूछ लेता है कि जब 1975 में इंदिरा के रिज्यूम में आपातकाल लगा तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। और ये कौन से हैं? ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। अब हम कल चर्चा करेंगे, कल की क्लास में, भारत के संविधान संबंधी अनुसूचियों की। आप क्लास को देखिए, अच्छा लगे तो इस कोर्स में एडमिशन लीजिए, बहुत कम फीस है इसकी, और तैयारी को और बेहतर दिशा में ले जाइए। नमस्कार।